नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। सेकेंड टॉपिक में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। थर्ड टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ उपचयन एवं अपचयन। और पांचवें टॉपिक में हम जानेंगे संक्षारण एवं विकृत गंधिता। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ, अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और हाँ, इस चैप्टर में उन सभी पॉइंट्स को कवर किया गया है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो हाईलाइट किया गया है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वीडियो में उसे अपनी कॉपी में लिखना और उसे रिवीजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं। अगर आप संतुष्ट ना हो तो इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं। गर्मियों में दूध जल्दी खट्टा हो जाता है, अंगूर से शराब बनती है, हम सांस लेते हैं, भोजन पकाया जाता है। तो ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। और यहाँ पर जो जो पॉइंट बताया गया है ये सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो जैसे कि किसी पदार्थ का रंग बदलना, गैस का निकलना, अवक्षेपण का बनना, ऊष्मा प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन, अवशोषण होना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। जैसे कि यहाँ पे भी बताया गया अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना अथवा उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। और हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है चित्र 1.2 से। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो पहला प्रश्न बन रहा है इससे, तो याद रखिएगा इसे कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। आप चित्र 1.2 में भी देख सकते हैं, दानेदार जस्ते पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा। फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण, और इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं वो आपको बताया जा रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो यह परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये दोनों अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पादक है। अब जानते हैं अभिकारक और उत्पादन क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो पूरा अभिकारक अभिक्रिया 1.1 से लेते हैं। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। और इन अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, एग्जाम्पल के द्वारा बताया जा रहा, तो इसे उत्पादक कहते हैं। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पादन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण लिखना। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताया जा रहा। इसमें हम ये नहीं सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखना,
तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, और अर्थात हम इसे ऐसे कह सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये पॉइंट कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया, ये कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए पर यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों का यौगिक के सूत्रों में नहीं बदल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं। और यहाँ पर हीट एंड ट्रायल विधि के बारे में बताया गया है, तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया यह बेसिक जानकारी के तौर पर है, तो इसे भी जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर समझाया जा रहा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे SG, तो इसी के बारे में बात यहाँ पर किया गया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है, जैसे कि अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय, ठोस। तो इसको कैसे दर्शाया जाता है? GAQS से दर्शाया जाता है। और इसे भी याद रखिएगा कि अभिकारक या उत्पाद जब जल के घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ लिखते हैं। AQ यानी जलीय, AQ जलीय, और गैस G ठोस सॉलिड। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है यह कथन के तौर पर ही पूछा जा सकता है। तो रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, ये कथन के तौर पर पूछा जा सकता है। और ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। तो याद रखिएगा कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, और ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। तो ये वाला पॉइंट कथन तौर पर ही पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। और इसे भी याद रखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने या जुड़ने के नए पदार्थों का निर्माण होता है, और परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में हम अध्याय 3 और 4 में जानेंगे। पहला प्रकार है संयोजी अभिक्रिया। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद बुक में जैसे बताया गया है उसे भी जानेंगे। तो याद रखिएगा संयोजी अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब आप समझ गए होंगे संयोजी अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं। जैसा कि आप चित्र 1.3 देख रहे हैं, इसमें जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा। जल और कैल्शियम ऑक्साइड के निर्माण से, अभिक्रिया से। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके किस नए उत्पाद का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है।
और यहाँ पर संयोजी अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिक्रियाएं मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि दो या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। और अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप जानते हैं इससे। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है और सफेदी करने के 2-3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। दूसरा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। तो यहां से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहे हैं जो आपको बता दिया गया। और ये वाला पॉइंट तो आप लोगों को बता ही दिया गया, संयोजी अभिक्रिया क्या होता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन। तो पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और इससे भी प्रश्न बन सकता है कि ये वाला अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि ये समीकरण संयोजी अभिक्रिया को दर्शाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये समीकरण किस अभिक्रिया को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयोजी अभिक्रिया को दर्शाता है। और दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि ये समीकरण किस अभिक्रिया को दर्शाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो इसका आंसर है प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये भी अच्छा, इससे भी अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का प्राप्त होता है और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और इस पॉइंट को भी याद ही रखिएगा कि जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। सेकेंड अभिक्रिया है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि एक ही यौगिक का टूटकर 2 या अधिक पदार्थों में बदलना। जैसे कि एक यौगिक है, इसका टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बनना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एकल अभिक्रिया टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो ये उदाहरण हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया का। तो प्रश्न निकल कर आ सकता है कि ये अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर जाएगा वियोजन अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया में छोटे छोटे उत्पाद बन रहे हैं।
इसमें फेरस सल्फेट छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद प्रदान करता है। फेरस सल्फेट छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पाद प्रदान करता है। और अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल त्याग कर देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो याद रखिएगा, गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है चित्र 1.7 से। तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। तो याद रखिएगा, तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर कौन सा धातु बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर धातु बनाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, जो आपको बताया गया। और प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दिया जा रहा, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा हो जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रोमाइड का प्रयोग अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो याद रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो ये वाला भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे भी वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। अगला हमारा बेसिक जानकारी यहाँ पर बताया गया है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ध्यान से सुनिएगा, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो याद रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इसी आधार पर हम लोग का अगला प्रश्न निकल कर आता है कि लोहे की कील का भूरा रंग क्यों हो गया और तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? तो इसका कारण हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया के कारण। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि इस अभिक्रिया में जो यहाँ पर समीकरण दिया गया है, इस समीकरण से लोहे दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर या हटा दिया, और इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है इस अभिक्रिया में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कथन के तौर पर ही पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो ये कथन के तौर पर ही पूछा जा सकता है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि दो यौगिक आपस में आयन बदला बदली करते हैं और नए यौगिक बनते हैं। तो याद रखिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक आपस में आयन अदला बदली करते हैं और एक नए यौगिक का बनते हैं, यानी दो यौगिक आपस में आयन अदला बदली करते हैं और नए यौगिक बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये समीकरण द्विविस्थापन अभिक्रिया का है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें दो यौगिक
आपस में आयन बदल कर नए यौगिक बनाते हैं। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। अब आप समझ गए होंगे कि दो यौगिक आपस में आयन बदलकर अदला बदली कर कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर जो ये बताया गया है अभिक्रिया, इससे यह पूछा जा सकता है कि यह किस अभिक्रिया का प्रकार है। तो इसका हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। तो याद रखिएगा कि ये वाला समीकरण द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा उपचयन एवं अपचयन, और इसमें से जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है इंपॉर्टेंट वो आपको बताया जा रहा। तो इसमें ध्यान से सुनिएगा उपचयन क्या होता है। तो उपचयन में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन खोता है, और अपचयन में ऑक्सीजन खोता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा कि उपचयन में ऑक्सीजन का ग्रहण करता है और यानी लेता है और हाइड्रोजन खोता है, और अपचयन में ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता और हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया वो भी जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होना। और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जैसे कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, और इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिए किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, और इस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण को दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZNO उपचयित होकर Zn बनता है, और इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में और MnO2 MnCl2 में अपचयित होता है। तो ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया यह कथन तौर पर पूछा जा सकता है। तो किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और पदार्थ का अपचयन तब होता है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो ये वाला आपको पहले बताया गया। और यहाँ पर यह बताया गया है कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है। और पहला है संक्षारण। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। और संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी धातुओं की बहुत क्षति होती है। तो संक्षारण को ऐसे याद रखिएगा कि धातुओं में धीरे धीरे वातावरण के संपर्क में आकर बिगड़ना, और इसका उदाहरण हो जाएगा लोहे का जंग लगना। अगला है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या है कि जब वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहते हैं तो खराब स्वाद और गंध आ जाती है, और इसका कारण है वसा और तेल का ऑक्सीकरण होना, और इसका बचाव है कि प्रति ऑक्सीकरण डालना यानी एंटीऑक्सीडेंट डालना, और हवा से दूर रखना। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे भी जान लेते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि उपचयित होने पर तेल तथा वसा विकृत गंधित हो जाते हैं और उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं और चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त करते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बस इतना ही याद रखिएगा। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे रहते हैं तो खराब स्वाद और गंध आ जाती है। इसका कारण है कि वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है और इसका बचाव है कि प्रति ऑक्सीकरण डालना, यानी कि हवा से दूर रखना और नाइट्रोजन गैस में पैक करना। तो बचाव के उपाय हो गए प्रति ऑक्सीकरण, हवा से दूर रखना और नाइट्रोजन गैस में पैक करना। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो और अगर आप संतुष्ट ना हो तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। आप वहां से भी इसे अपने से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी का है, तो इसे भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है ये प्रश्न। अध्याय फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, बर्फ के गलन पर जल का बनना और जल में लवण का विलयन होना। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको बताया गया था कि इस टाइप के भी प्रश्न बन सकते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया है। तो ये अभिक्रिया है किसका? तो इसमें उपचयन भी हो रहा, अपचयन भी हो रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है, तो ऐसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट सेकेंड फोर। फर्स्ट सेकेंड फोर। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बताया जा रहा कि रासायनिक अभिक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है ऑक्सीकरण कहलाता है और इसी प्रकार जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ को अपचयित कर देता है वह अपचयन कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिना बुझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया और दूसरा हो जाएगा एक अम्ल का तनुकरण। तो 4 का आंसर हो जाएगा ए। ये दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 25 ml जल युक्त ए, बी और सी के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए हैं। ए, बी तथा सी बीकरों में से कुछ मात्राओं में क्रमशः NaOH, निर्जल CuSO4 और NaCl मिलाया गया और यह परीक्षित किया गया कि बीकर ए, बी के विलयनों के ताप में वृद्धि हुई जबकि बीकर सी के विलयन के ताप में कमी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिसमें सत्य कथन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बीकर ए तथा बी इनमें ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ और बीकर सी में ऊष्माशोषी प्रक्रम संपन्न हुआ। तो इसे आप फिर से पढ़ के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया और हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या परिक्षेपण के लिए सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से द्विविस्थापित अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां का केवल ये, दूसरा हो जाएगा। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है।
तो आपको द्विविस्थापन याद होना चाहिए कि जिसमें दो यौगिक आपस में आयन बदलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें नए यौगिक का निर्माण हो रहा है, आयन बदलते हैं ये दोनों यौगिक और नए आयन का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर एक स्लेटी क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ ही ऊष्मा उत्पन्न करती है और इस प्रक्रिया को चूने का बुझा कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझने तथा उसके विलयन बनने के लिए सत्य है? इसमें सत्य कथन खोजना है कि कौन सा है। तो यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? नहीं, यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार के लिए सही प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया और दूसरा हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है और जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मा शोषी प्रक्रम है? तो शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण ये दोनों ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के साथ द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेपण बनता है और इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेड एसीटेट। तो याद रखिएगा लेड एसीटेट का प्रयुक्त किया जा सकता है क्योंकि लेड सल्फेट अविलय होने के कारण Pb2+ आयनों में Pb2+ आयन में वियोजित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 है कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम तथा नाइट्रोजन। याद रखिएगा हीलियम तथा नाइट्रोजन तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो ये अभिक्रिया की जाती है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? तो इसमें सही पहचानना है। तो इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा, यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च ताप तथा वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का डी। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हित द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही चिन्हित द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी अभिक्रिया है? तो ऐसा आपको बताया गया था संयोजी अभिक्रिया क्या होता है। तो एक बार फिर से याद रखिएगा कि संयोजी अभिक्रिया में दो
या अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा, इसमें दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 3, 2 और 3। इसमें दो यौगिक मिलकर एक नए उत्पादक का निर्माण करते हैं, तो 18 का आंसर हो जाएगा डी। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और मेरे हिसाब से इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो आपको बताया गया। और चैप्टर के अंत में हम लोगों ने एनसीईआरटी के प्लस एमसीक्यूज भी किए, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आप संतुष्ट ना हो तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमस्ते।